नमस्कार। टोटोइज स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे खान सर का पॉकेट जीके और उसमें टॉपिक होगा हम सभी का पाषाण एवं ताम्रपाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद का उदय। हम लोग इसमें 4 टॉपिक को देखेंगे। चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखेंगे हम सभी पाषाण एवं ताम्रपाषाण काल। पाषाण एवं ताम्रपाषाण काल परिचय देखेंगे। अतीत काल की घटनाओं की स्थिति की जानकारी देने वाले शास्त्र को ही हम इतिहास कहते हैं तथा प्राचीन भारतीय इतिहास की विशद सामग्री को सार्वजनिक एवं समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा है। ठीक है, इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा है। थोड़ा सा मैं फ़ॉन्ट को बड़ा करूँगी ताकि हम सभी को देखने में आसानी हो। चलिए देखेंगे। तो यह है आपके प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। इस काल में मनुष्यों के कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है। इस काल में मनुष्यों के कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। वहीं अब हम लोग देखेंगे आदि ऐतिहासिक काल। इस काल के लेखन कला के प्रमाण तो हैं, लेकिन यहाँ तो वे अपुष्ट हैं या फिर उनकी लिपि को समझना कठिन है। ऐसे काल को आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। इस काल के इतिहास लेखन हेतु साहित्यिक एवं पुरातात्विक साधनों का प्रयोग किया है। इसके अंतर्गत 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य का काल आता है। आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के कालखंड आते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे ऐतिहासिक काल। ठीक है, जिस काल के लिए लिखित सामग्री उपलब्ध है, मानव सभ्य बन चुका था, इसके अंतर्गत 600 ईसा पूर्व के बाद का काल आता है। ऐतिहासिक काल में 600 ईसा पूर्व के बाद का काल आता है और इसमें देखेंगे हम लोग कि मानव सभ्य बन चुका है और है ना, और लिखित सामग्री भी उपलब्ध है। इसे हम लोग ऐतिहासिक काल कहेंगे। चलिए हम लोग पिंक बॉक्स को देखेंगे, है ना। देखेंगे इसमें नोट में ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों को ईसा पूर्व, है ना, यानी ईसा से पहले बिफोर क्राइस्ट तथा बाद की तिथि को एडी एनो डोमिनी लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। पॉइंट है प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग जोड़ इतिहास। ठीक है, देखेंगे प्रागैतिहासिक काल को प्रस्तर युग भी कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल को प्रस्तर युग भी कहते हैं तथा भारत में पाषाण कालीन पाषाण कालीन सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में आरंभ हुई, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रसफुट ने पलवड़म यानी मद्रास से पलवड़म से पूर्व पाषाण कालीन उपकरण पत्थर की हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त किया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तुरान मध्य एशिया में स्थित प्रागैतिहासिक मानव बस्ती ऐतिहासिक भौगोलिक क्षेत्र या संस्कृति को संदर्भित करता है। तुरान मध्य एशिया में स्थित प्रागैतिहासिक मानव बस्ती ऐतिहासिक भौगोलिक क्षेत्र या संस्कृति को संदर्भित करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूसफुट ने भारतीय संस्थान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भारत में इतिहास पूर्व स्थानों का भू विज्ञान संबंधी सर्वेक्षण किया था, जिन्हें भारत में इतिहास पूर्व अध्ययन का संस्थापक माना जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण राष्ट्रीय स्मारकों के संरक्षण एवं परिरक्षण के लिए समर्पित सांस्कृतिक मंत्रालय के तहत एक संलग्न कार्यालय है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब तक की जानकारी के अनुसार 400 करोड़ वर्ष पुरानी पृथ्वी की 4 अवस्थाओं में से चौथी और अंतिम अवस्था के 2 भाग हैं, जो है आपके अति नूतन यानी प्लायोसीन एज। ठीक है, दूसरा है अद्यतन होलोसीन। ठीक है, देखेंगे अति नूतन को 10 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व और अद्यतन युग को आज से 10,000 वर्ष
पूर्व आरंभ माना है। ठीक है, देखेंगे विद्वानों के मतानुसार इस काल का विकास अति नूतन काल में हुआ। विद्वानों के मतानुसार इस काल का विकास अति नूतन काल में हुआ था। मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। देखेंगे, है ना, वो बांटे गए हैं आपको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल, है ना। अब हम लोग देखेंगे पूरा पाषाण काल को। ठीक है, 20 लाख वर्ष से 1 मिनट चलिए सॉरी, देखेंगे पूरा पाषाण काल 20 लाख वर्ष पूर्व से, है ना, 12,000 साल पहले ईसा पूर्व तक आखेटक एवं खाद्य संग्राहक को देखेंगे। ठीक है, इसमें पूरा पाषाण काल में। वहीं हम मध्य पाषाण काल में देखेंगे 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक आखेटक एवं पशुपालक को देखेंगे। आखेटक और पशुपालक को हम कहाँ देखेंगे, तो मध्य पाषाण काल में 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में देखेंगे। ठीक है, वहीं नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल को हम देखेंगे 9,000 ईसा पूर्व से ईसा पूर्व एवं 7,000 ईसा पूर्व, है ना। 7,000 ईसा पूर्व यहाँ पे आपको भारत से, है ना, और भारत में 2500 ईसा पूर्व तक, ठीक है, ऐसे लोकेट किया है। चलिए अब हम लोग देखेंगे पूरा पाषाण काल को। क्या देखेंगे, पूरा पाषाण काल को, आगे स्क्रॉल करूंगी मैं, है ना। पूरा पाषाण काल को देखेंगे। पॉइंट है इसमें, भारत में पूरा पाषाण युगीन सभ्यता का विकास प्लाइस्टोसीन या हिम युग में हुआ। भारत में पूरा पाषाण युगीन सभ्यता का विकास प्लाइस्टोसीन या हिम युग में से हुआ। पूरा पाषाण काल के मानव नियंडरथल की जीविका का मुख्य आधार आखेटक शिकार था और शिकार ही इस काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसका प्रमाण कुल्हाड़ी, हैंड एक्स, विदारणी, कलीवड़ और गंडासा यानी खंडक का उपयोग जिसके अवशेष पंजाब की सोहन नदी घाटी से मिलती है तथा उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी, राजस्थान के डिडवाना तथा नर्मदा घाटी से प्राप्त होती है। वहीं हम आगे देखेंगे, कर्नाटक में स्थित हुनासागी से चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट आदि पत्थरों से बने पूरा पाषाण कालीन उपकरण मिले हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे भीमबेटका को। ठीक है, अब्दुल्लागंज एमपी, ठीक है, एमपी के अब्दुल्लागंज में, ठीक है, गुफाओं में तत्कालीन मनुष्य के आवास के अवशेष एवं गुफाओं के शैलचित्र मिले। एमपी यानी मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी घाटी में स्थित हथनौरा गांव से प्रथम मानव अवशेष के रूप में 70,000 वर्ष पुरानी होमो इरेक्टस देखेंगे। होमो इरेक्टस क्वेश्चन में रहेगा, होमो इरेक्टस तो एमपी लगाना है। ठीक है, नदी पूछे नर्मदा घाटी, है ना। होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी के अवशेष मिले। यह 5 दिसंबर 1982 को डॉक्टर अरुण सोनकिया ने प्राप्त किया। यहाँ से हाथी, घोड़ा, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंस के जीवाश्म के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ये शिकार द्वारा जानवरों के मांस एवं फल सब्जियों, कंदमूल पर जीवन व्यतीत करते थे। उच्च पूरा पाषाण युग में ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश हुआ। उच्च पूरा पाषाण युग में ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, करनूल गुफा से राख के अवशेष प्राप्त हुए। आग का आविष्कार खोज पूरा पाषाण काल में हुआ। मानव इसका प्रयोग करना नहीं जानता था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी दौरान घटित हुई। इसी काल में लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व भाषा एवं स्वतंत्र स्वर तंत्र का विकास प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मध्य पाषाण काल को देखेंगे। मध्य पाषाण कालीन मानव शिकार करके, मछली पकड़कर तथा जंगली कंदमूल का संग्रह कर उसी से अपना पेट भरते थे। इस युग के उपकरण बहुत छोटे हो गए। ठीक है,
इसलिए इन्हें माइक्रोलिथिक कहा जाता है। माइक्रोलिथिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि मध्य पाषाण काल युग में ना जो औजार थे ना, बहुत उपकरण जो थे बहुत छोटे हो गए, इसलिए। चलिए आगे देखेंगे। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल को माना गया है। क्वेश्चन रहे है ना, पशुपालन का प्रारंभ किस काल में देखा गया? तो हम फटाफट टिक लगाएंगे मध्य पाषाण काल में। ठीक है, चलिए देखेंगे। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं, है ना। पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। मध्य पाषाण काल में हड्डियों से निर्मित उपकरण आभूषण महदाहा से प्राप्त हुए हैं। महदाहा से हम लोग देखेंगे मध्य पाषाण कालीन, है ना, हड्डियों से निर्मित उपकरण और आभूषण प्राप्त हुए हैं। एवं एक कब्र से 3 मानव कंकाल दमदमा से मिले हैं। वहीं मध्य पाषाण कालीन देखेंगे मानव कंकाल दमदमा से मिले हैं कब्र में, है ना। संभवतः पहला मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण से ही मिला, जो उत्तर प्रदेश के सराय नहर एवं महदा स्थान से मिले हैं। जो उत्तर प्रदेश के सराय नहर एवं महदाह स्थान से मिले हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश वाला, ये यूपी में क्वेश्चन पूछा भी है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नवपाषाण काल को। ठीक है, नवपाषाण काल देखेंगे हम लोग। अन्न उत्पादक युग इसे कहा जाता है, अन्न उत्पादक युग, है ना। देखिए इसे नियोलिथिक युग भी कहा जाता है। मानव में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई थी। तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। नवपाषाण की प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में है। नवपाषाण काल की देखेंगे प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में है। देखेंगे मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ में मिले हैं। यहाँ के लोग गेहूं, जौ, कपास उपजाते थे। नवपाषाण कालीन लोग गेहूं, जौ और कपास उपजाते थे। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ठीक है, इलाहाबाद के पास कोल्डिहुआ से चावल उगाने का प्रमाण मिला है। ठीक है, नवपाषाण युग के लोग सबसे पुराने कृषक एवं ग्रामीण समुदाय के थे। वे मिट्टी और सरकंडे के बने गोलाकार या आयताकार घरों में रहते थे। देखेंगे नवपाषाण कालीन लोग मिट्टी और सरकंडे के बने गोलाकार या आयताकार घरों में रहते थे। यह कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी करते थे। ये गाय, बैल, बकरी पालते थे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के बेलन नदी घाटी में स्थित महदाहा स्थल से पशु बाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से भेड़, बकरी, हिरन, जंगली सुअर की हड्डियों के अवशेष तथा मिट्टी की सतह पर मवेशियों के खुर के निशान अर्थात मवेशी पालन के अवशेष मिले हैं। ठीक है ना। अच्छा एक चीज और, जो भी पिंक कलर से हाईलाइट किया गया है ना बुक में, आप लोग उसको बिल्कुल कंठस्थ करेंगे, क्योंकि इसी एक बुक से ना हमारा सब काम निपट जाएगा, खासकर एनिशिएंट हिस्ट्री का। चलिए आगे जैसे जैसे होगा वैसे वैसे हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग चीज़ों को निपटाते हैं। चलिए हम लोग अपना पॉइंट देखेंगे। इस युग के लोग पॉलिशदार पाषाण उपकरणों, है ना, हथियारों का प्रयोग करते थे। विशेष रूप से पत्थर की कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे, जिसे सेल्ट कहा जाता था। सेल्ट किसे कहा जाता था? तो ये विशेष रूप से एक पत्थर का कुल्हाड़ी होता था। ठीक है, सिर्फ लेमन टर्म में बोलते थे, सेल्ट एक पत्थर का कुल्हाड़ी होता था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे। इसके अतिरिक्त वे सूक्ष्म पाषाण फलकों का भी प्रयोग करते थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। बुर्ज होम से कई प्राचीन भूमिगत गर्त आवास तथा 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंगों के सिंग के अवशेष मिले हैं। बुर्ज होम से प्राचीन भूमिगत गर्त आवास तथा 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंगों के सिंग के अवशेष मिले हैं। देखेंगे बुर्ज होम तथा गुफा कराल कश्मीर प्रांत में, है ना।
बुर्ज होम तथा गुफा कराल से अनेक प्रकार के मृदभांड तथा बड़ी मात्रा में हड्डियों से निर्मित उपकरण यानी औजार भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ कब्रों में कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया जाता था। यहाँ सर्वप्रथम आग का प्रचलन हुआ, है ना, सर्वप्रथम आग का प्रचलन हुआ। और नवपाषाण काल में सर्वप्रथम पहिए का प्रयोग हुआ, और नवपाषाण काल में सर्वप्रथम पहिए का प्रयोग हुआ। ठीक है, चलिए देखेंगे अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। बिहार के सारण जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित, बिहार के सारण जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित चिरांद नवपाषाण कालीन स्थल है। चिरांद जो है नवपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से हड्डियां, गेहूं की बालियां तथा पत्थर के औजार तथा सिंह की हड्डी के औजार मिले हैं। सिंह की हड्डी के औजार मिले हैं। नवपाषाण कालीन स्थल संगनकल्लू बेल्लारी कर्नाटक से, संगनकल्लू जो है ना ये बेल्लारी कर्नाटक में है ना। संगनकल्लू से राख के टीले पिकली हल भी कर्नाटक में है। पिकली हल से राख के ढेर एवं निवास स्थान प्राप्त हुए। वहीं उत्तर प्रदेश के चौपानी मांडो से मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियां एवं हस्त निर्मित मृदभांड, है ना, प्राप्त हुए हैं। वहीं देखेंगे हम असम के सारूतारू से आदिम कुल्हाड़ियों एवं चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अपना आगे पॉइंट देखेंगे, ताम्रपाषाण काल को देखेंगे, है ना, जल्दी ही समाप्त होने वाला है। देखेंगे हम लोग ताम्रपाषाण काल को देखेंगे। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। एवं ताम्रपाषाण कालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के थे। ताम्रपाषाण कालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के थे और देश के ऐसे भागों में फैले थे जहां पहाड़ी जमीन और नदियां थी। ठीक है, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। मनुष्य द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी था। और सर्वप्रथम देखेंगे तो किस धातु का प्रयोग किया था? तो वो तांबे का प्रयोग इन्होंने किया था। ठीक है, चलिए देखेंगे अपना नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में इस अवस्था से संबंध स्थल दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में पाए गए हैं। राजस्थान में आहड़ और गिलुंड में उत्खनन हुआ जो बनास घाटी के सूखे भागों में स्थित है। महाराष्ट्र के भीमा नदी की सहायक नदी घाट के तट पर स्थित इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से, इसका संबंध आपको किस संस्कृति से है? तो जोरवे संस्कृति से है। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। महाराष्ट्र में गोदावरी नदी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर स्थित जोरवे गांव एक ताम्रपाषाण कालीन चालकोलिथिक स्थल है। यहाँ से जोरवे संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसका समय काल 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व माना जाता है। यह संस्कृति मुख्य रूप से पश्चिमी महाराष्ट्र में विकसित हुई। इस संस्कृति के मुख्य स्थल साने गांव, इमाम गांव, चंदोली, जोरवे, नासिक, दैमाबाद आदि हैं। चलिए मैं स्क्रॉल कर लेती हूँ, है ना। आगे देखेंगे हम लोग अपना नेक्स्ट पॉइंट है ताम्रपाषाण कालीन स्थल नेवासा। महाराष्ट्र में जो है ताम्रपाषाण कालीन स्थल नेवासा से पटसन के प्रथम साक्ष्य एवं लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तन के प्रमाण मिले हैं। वहीं नौदा टोली जो मध्य प्रदेश में है, नौदा टोली से चित्रित काले मृदभांड और दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है से कलश समाधान तथा कलश को घरों के नीचे रखने का प्रमाण मिला है। वहीं दैमाबाद से सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल है। दैमाबाद सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल है। क्वेश्चन रहे सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल तो दैमाबाद है। ठीक है, दैमाबाद कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में।
ठीक है। देखेंगे ताम्रवती जो राजस्थान में है से सफेद रेखीय चित्र से सजे काले मृद भांड मिले हैं। ठीक है, अपना हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में हुई तथा मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अभी आप मुझे कमेंट में बताएंगे मेहरगढ़ वर्तमान समय में कहाँ अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। गैरिक मृदभांड पात्र का नामांकन हस्तिनापुर में हुआ था, है ना। चलिए अब हम लोग अपना पिंक बॉक्स देखेंगे, है ना। नोट में है सन 1951 से 52 में पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने मेरठ में हस्तिनापुर नामक गांव का उत्खनन किया था। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। 20 लाख पूर्व, वर्तमान से पूर्व, मतलब 20 लाख पूर्व कह रहा है तो वर्तमान समय से पूर्व, ठीक है। 20 लाख पूर्व निम्न पूरा पाषाण, है ना। 80,000 देखेंगे, 80,000, है ना, मध्य पूरा पाषाण, ठीक है। 35,000 उच्च पूरा पाषाण, 12,000 मध्य पाषाण, 10,000 नव पाषाण, है ना। आरंभिक कृषक तथा पशुपालक इसमें मेंशन है। वहीं 6,000 ताम्र पाषाण यानी तांबे का पहली बार प्रयोग। वहीं 2600 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता, है ना, 2600 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता और 1000 ईसा पूर्व आरंभिक लौह काल और महापाषाण समाधान, है ना। और फिर देखेंगे 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व आरंभिक ऐतिहासिक काल का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे। अन्य पुरातात्विक स्थल को देखेंगे। ईसमपुर कर्नाटक, गुडियाम गुफा तमिलनाडु, गुडियाम गुफा का है तमिलनाडु, डिडवाना राजस्थान, आहड़ राजस्थान, आहड़ का है राजस्थान में, ईसमपुर कर्नाटक में, गुडियाम गुफा तमिलनाडु में, डिडवाना राजस्थान में, आहड़ राजस्थान में। अच्छा, एक चीज जो ये डेट मेंशन है ना, आप लोग इसको बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग को नया टॉपिक प्रारंभ शुरू होता है, सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, आज के टॉपिक से एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, अब हमारे 3 टॉपिक बच रहे हैं। थोड़ा सा सिंधु घाटी सभ्यता बड़ा है, बाकी तो बहुत आप लोग को भी पता होगा छोटू छोटू सा है। चलिए देखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। साधारणतः इसे आद ऐतिहासिक हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को आद ऐतिहासिक हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को मुख्यतः 3 नामों से जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, ऐतिहासिक, हड़प्पा, कांस्य युगीन। ठीक है, आद ऐतिहासिक। ठीक है, चलिए देखेंगे। सिंधु नदी घाटी में फैले होने के कारण इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। ठीक है, अब इसका समय देखेंगे। लगभग 2500 साल पहले ईरानी लोगों ने इसे हिंदू, है ना, यानी ग्रीक लोगों ने इसे इंडोस और रोमन के लोगों ने इसे इंडस कहा था। ठीक है, चलिए, है ना, देखेंगे यहाँ पे पिंक बॉक्स में दिया है यह भी जाने, तो हम लोग जानेंगे क्या है इसमें, यह भी जाने में। ठीक है, देखेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु सभ्यता के समकालीन थी, यानी जब, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब था, तब उस समय में ना, उस टाइम पीरियड पे मेसोपोटामिया भी सस्टेन कर रहा था। ठीक है, कहने का तात्पर्य यही है। चलिए हम लोग देखेंगे, इसके सिंधु सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया का जो है ना, मेसोपोटामिया से सिंधु सभ्यता जो हमारी थी, उससे व्यापारिक संबंध थे। देखेंगे दजला और फरात, जो दजला और फरात है, टिग्रिस और यूफ्रेटस, है ना, दजला और फरात नदियों के किनारे बसी सभ्यता है। अकाडियन, एमोराइट, एलामाइट, मेसोपोटामियन इसकी भाषा, है ना, भाषा थी। भाषा का विकास सर्वप्रथम 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मेसोपोटामिया को। मेसोपोटामिया में क्या है ना, तो यह 7000 ईसा पूर्व से, है ना, 6000 ईसा पूर्व के बीच
खेती शुरू हुई थी, है ना। मेसोपोटामिया में 7000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती शुरू हुई थी। देखेंगे अगला पॉइंट, मेसोपोटामिया वासियों के द्वारा सर्वप्रथम ज्ञात किया गया था कि एक वर्ष में 12 माह, है ना, एक माह में 4 सप्ताह और वहीं 30 दिन या 30 दिन मतलब, है ना, एक दिन में 24 घंटा और एक घंटे में 60 मिनट होता है। देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ना। कुछ नया मिला, है ना, मेसोपोटामिया वासियों के द्वारा सर्वप्रथम ज्ञात किया गया था, है ना। चलिए, एक वर्ष में 12 माह, एक माह में 4 सप्ताह, 30 दिन या 30 दिन, है ना, एक दिन में 24 घंटा, एक घंटा में 60 मिनट होता है। ये मेसोपोटामिया वासियों द्वारा ज्ञात किया गया था। चलिए अब देखेंगे हम लोग सारगोन अभिलेख को। सारगोन अभिलेख एवं मेसोपोटामिया में सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहा गया है। सारगोन अभिलेख एवं मेसोपोटामिया में सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहा गया है। मेलुहा नाविकों का देश है। मेलुहा हाजा पंछी के लिए प्रसिद्ध है। मेलुहा जो है हाजा पंछी के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है क्यूनिफॉर्म प्राचीन मेसोपोटामिया में विकसित हुई एक लेखन प्रणाली है जिसका अर्थ है पच्चर के आकार का। पच्चर के आकार का। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, मिस्र की सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है। मिस्र की सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है। यह नील नदी के किनारे अवस्थित थी। यह नील नदी के किनारे अवस्थित थी। देखेंगे आगे, देखेंगे सिंधुवासी लेखन कला से परिचित थे, परंतु सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीनतम विश्व में लिपि आविष्कारक थे, है ना। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीनतम विश्व में, है ना, प्राचीनतम विश्व में लिपि आविष्कारक थे। अपना नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, EJH मैके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर से लोगों के प्रवास के कारण हुई, यानी दक्षिणी मेसोपोटामिया मेंशन है, लोगों के प्रवास के कारण हुई। मार्टिमर व्हीलर TH गार्डन का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचारों के प्रवसन के कारण हुई है। अमलानंद घोष का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ था, है ना। अब हम लोग अपना अगला पॉइंट देखेंगे, उत्पत्ति का सिद्धांत देखेंगे। उत्पत्ति का सिद्धांत, द्रविड़ उत्पत्ति देखेंगे रखालदास बनर्जी। द्रविड़ उत्पत्ति रखालदास बनर्जी। देवीय उत्पत्ति रोमिला थापर, DP अग्रवाल एवं अमलानंद घोष ने मतलब ये कहा था। आर्य उत्पत्ति रामचंद्र रखालदास बनर्जी। विदेशी उत्पत्ति क्रेमर, DD कोसाम्बी, मार्टिन व्हीलर। वहीं कालक्रम अब हम लोग देखेंगे, है ना। उत्पत्ति के सिद्धांत ये लोग दिए थे। अब हम लोग कालक्रम देखेंगे, है ना। 3250 से 2750 ईसा पूर्व, 3250 से 2750 ईसा पूर्व सारगोना अभिलेख तथा जॉन मार्शल के अनुसार मध्य एशिया, है ना, जॉन मार्शल के अनुसार, ठीक है। देखेंगे 2600 से 1900 ईसा पूर्व को 2600 से 1900 ईसा पूर्व नई NCERT के अनुसार है। चलिए आगे देखेंगे, इस काल का निर्धारण रेडियो कार्बन C14 के, है ना, इस काल का निर्धारण रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति और ओल्ड NCERT के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है, ठीक है। हम लोग भी इसी को पढ़े हैं, है ना। ओल्ड NCERT अनुसार ही सिंधु सभ्यता की सर्वप्रथम तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व ही मानी गई है ना। चलिए नई NCERT इसको मानी है, ठीक है ना, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। चलिए अब हम लोग पिंक बॉक्स को देखेंगे, नोट में देखेंगे, तिथि निर्धारण की कार्बन C14 पद्धति की खोज अमेरिका के रसायन शास्त्री VF लीवी के 1944 में की थी, 1946 में की थी, है ना। ये अमेरिकन थे, है ना, और वहाँ के रसायन शास्त्री थे। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 40 की मात्रा जितनी कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। हम कैसे मानेंगे कि ये जो वस्तु है बहुत प्राचीन है ना, और हम कार्बन 14 से चेक भी करते हैं तब भी, तो देखेंगे उसको कैसे मानेंगे, है ना। जो कार्बन 14 पद्धति होता है ना, इसमें पदार्थ के कार्बन 40 की मात्रा जितनी कम रहेगी ना, कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम रहेगी, है ना, उतनी ही प्राचीन मानी जाएगी जो भी वस्तु होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इस सभ्यता का कुल समय काल 600 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक है
है ना। इस सभ्यता का समय काल 600 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक है, जिसका वर्गीकरण इस प्रकार है। देखेंगे प्रारंभिक हड़प्पा, है ना, सॉरी यहाँ पे 6000 था, 6000 से 1300 ईसा पूर्व, मैं गलत बोलती हूँ। इस सभ्यता का कुल समय काल 6000, है ना, 6000 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक है, जिसका वर्गीकरण इस प्रकार है। अब हम लोग देखेंगे प्रारंभिक हड़प्पा को देखेंगे, है ना, 6000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व। वहीं परिपक्व हड़प्पा 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व एवं उत्तर हड़प्पा 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू देखेंगे। हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की सामान्यतः प्रारंभिक जानकारी, सिंधु घाटी सभ्यता की सामान्यतः प्रारंभिक जानकारी। ठीक है, देखेंगे हम लोग पॉइंट है 1826 ईस्वी को देखेंगे। 1826 ईस्वी चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम हड़प्पा टीले पर प्रकाश डाला था। हड़प्पा टीले पर सर्वप्रथम प्रकाश किसने डाला था? तो चार्ल्स मेसन ने। और 1826 में देखेंगे 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे किया था। हड़प्पा का सर्वे किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने, और किया था 1853 में। देन हम देखेंगे 1856 ईस्वी में जॉन बर्नार्ड एवं विलियम बर्नार्ड लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे एवं उन्हें अनजाने में हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया, और उन्होंने हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया अनजाने में। कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे। कौन बिछा रहे थे? विलियम बर्नार्ड। ठीक है, जॉन बर्नार्ड एंड विलियम बर्नार्ड, दो लोग बिछा रहे थे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, है ना, 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया था। दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किसने किया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1856 में। ठीक है, देखेंगे 1875 ईस्वी को हड़प्पाई मुहर पर कनिंघम की रिपोर्ट। हड़प्पाई मुहर पर कनिंघम की रिपोर्ट। वहीं देखेंगे 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को हड़प्पा उत्खनन करने हेतु नियुक्त किया था, है ना। दयाराम साहनी को हड़प्पा उत्खनन करने हेतु किसने नियुक्त किया था? तो जॉन मार्शल ने नियुक्त किया था दयाराम साहनी को, और ये नियुक्त किया था 1921 में। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे, 1922 ईस्वी में जॉन मार्शल ने आर बनर्जी को मोहनजोदड़ो का उत्खनन करता नियुक्त किया था, है ना। आर बनर्जी को मोहनजोदड़ो का उत्खनन करता नियुक्त किया था जॉन मार्शल ने, और जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को नियुक्त किया था, है ना, हड़प्पा के उत्खनन के लिए, और मोहनजोदड़ो के उत्खनन के लिए, है ना, आर बनर्जी को नियुक्त किया था, जॉन मार्शल नहीं। बस फर्क इतना है कि मोहनजोदड़ो को नियुक्त किया था 1922 में। ठीक है ना। चलिए देखेंगे 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का नामांकन किया एवं नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। इनकी पुस्तक कंजर्वेशन मैनुअल 1923 है ना। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे जो 1946 में प्रारंभ हो रहा है ना। 1946 ईस्वी REM व्हीलर द्वारा हड़प्पा में उत्खनन किया गया। हड़प्पा में उत्खनन REM व्हीलर द्वारा किया गया था, और ये 1946 में किया गया था। देखेंगे 1955 ईस्वी में SR राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ किया गया था। लोथल में खुदाई का आरंभ SR राव द्वारा किया गया था, और वो 1955 में किया गया था। ये क्वेश्चन पूछता है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे 1961 से 69 ईस्वी में बीबी लाल तथा BK थापर के नेतृत्व में कालीबंगा में उत्खनन हुआ था। कालीबंगा में उत्खनन हुआ था, है ना। बीबी लाल तथा BK थापर के नेतृत्व में, दो लोगों के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, चलिए देखेंगे 1974 ईस्वी में MR मुगल द्वारा बहावलपुर में अन्वेषण का आरंभ हुआ था। ठीक है, बहावलपुर में अन्वेषण का आरंभ हुआ था 1974 में। वहीं 1980 ईस्वी में जर्मन इतालवी संयुक्त दल द्वारा मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण का आरंभ हुआ था। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो दोहराऊंगी नहीं मैं। चलिए अगला देखेंगे 1986 ईस्वी में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खननों का आरंभ हुआ, है ना। फिर देखेंगे 1990 ईस्वी में RS बिष्ट द्वारा धौलावीरा में उत्खननों का आरंभ हुआ था। धौलावीरा में उत्खनन का आरंभ कब हुआ था? तो 1990 में, और ये किए थे RS बिष्ट। ठीक है, चलिए 1997 ईस्वी में, है ना, 1997 ईस्वी में अमरेंद्र नाथ ने राखी गढ़ी में खुदाई
शुरू की थी। राखी गढ़ी में खुदाई किसने प्रारंभ की थी? अमरेंद्र नाथ ने। कब किया था? 1997 में। वहीं देखेंगे 2013 ईस्वी में वसंत सिंधे ने राखी गढ़ी में पुरातत्व आनुवंशिक अनुसंधान शुरू किया था। आनुवंशिक अनुसंधान किसने शुरू किया था राखी गढ़ी में? तो वे थे आपको वसंत सिंधे। वसंत सिंधे। टाइम क्या होगा इनका? तो 2013। चलिए अब हम लोग देखेंगे पिंक बॉक्स को। ठीक है, क्या सर ने मेंशन किया है ना? धौलावीरा। धौलावीरा को देखेंगे, एक हड़प्पा कालीन नगर को वर्ष 2019 और 20 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है ना? जो 27 जुलाई 2021 को यह फैसला वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को ने लिया था। ठीक है, धौलावीरा एक हड़प्पाकालीन नगर को वर्ष 2019-20 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखेंगे, है ना? सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्रफल में। सिंधु सभ्यता का विस्तार देखेंगे क्षेत्रफल में। ये क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ है तो आप लोग याद रखेंगे। सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्रफल में 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ना? चलिए, यह त्रिभुजाकार सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना, त्रिभुजाकार सभ्यता है ना? सिंधु सभ्यता भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई है ना? त्रिभुजाकार है भी और तीन कंट्री में फैली हुई भी है, ऐसे याद कर सकते हैं, है ना? और 13 में भी 3 आ रहा है तो 3 का टिकड़ी याद कर सकते हैं, है ना? तो देखेंगे सिंधु सभ्यता भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में फैली हुई है ना? नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यह सभ्यता 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही तथा 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य यह अपने परिपक्व अवस्था में आई, है ना? इस सभ्यता से परिपक्व अवस्था में 6 बड़े नगर मिले जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वेरीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा है ना? देखेंगे इस सभ्यता से परिपक्व अवस्था में 6 बड़े नगर मिले हैं। ठीक है, हमें 6 बड़े नगर देखने को मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। तो वो है आपके मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वेरीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम, है ना, सबसे उत्तरतम स्थल मांडा है जो चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में है। चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में है। दक्षिणतम स्थल दैमाबाद है। दक्षिणतम स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का दैमाबाद है जो प्रवरा नदी महाराष्ट्र के पास में अवस्थित है। प्रवरा नदी के किनारे और महाराष्ट्र में अवस्थित है ना? तथा सबसे पश्चिमी स्थल सूतकांगेडोर है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल सूतकांगेडोर है जो दासक नदी के किनारे और बलूचिस्तान में स्थित है। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वोत्तम स्थल देखे तो आलमगीरपुर है जो हिंडन नदी के किनारे यूपी में स्थित है ना? पूर्वोत्तर स्थल आलमगीरपुर में और हिंडन नदी के किनारे यूपी में स्थित है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग अपना देखेंगे, है ना? हड़प्पा मोहनजोदड़ो सहित इस सभ्यता के अधिकतर नगर 2 भागों में विभाजित है ना? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सहित इस सभ्यता के अधिकतर नगर 2 भागों में विभाजित है। ध्यान रहे, एक छोटा तथा ऊंचाई पर स्थित था, एक जो था छोटा तथा ऊंचाई पर स्थित था जिसे दुर्ग कहा जाता था, जबकि दूसरा भाग जो था ना अपेक्षाकृत निचला भाग था जिसके चारों तरफ दीवार की घेराबंदी होती थी। इसे निचला शहर कहा जाता था। ठीक है, अक्सर पूर्वी टीला नगर तथा पश्चिमी टीला दुर्ग होता था। अक्सर पूर्वी टीला नगर तथा पश्चिमी टीला दुर्ग होता था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इतिहासकार पिगट ने हड़प्पा या मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा था। इतिहासकार पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा। वहीं अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता है जिसके शहर ग्रिड प्रणाली पर आधारित है। चलिए अब हम लोग देखेंगे इनका सिंधु घाटी सभ्यता एक दृष्टि में। ये सबसे ज्यादा अच्छा है, सिंधु घाटी सभ्यता एक दृष्टि में। देखेंगे प्रमुख स्थल, है ना, और
स्थिति देखेंगे और नदी देखेंगे, ठीक है। वहीं उत्खननकर्ता एवं खोजकर्ता को देखेंगे, उत्खननकर्ता एवं खोजकर्ता को देखेंगे, ठीक है ना। वहीं प्राप्त वस्तुएं एवं खोज को देखेंगे और फिर विवरण को देखेंगे। हड़प्पा पाक के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला, हड़प्पा को देखेंगे, पाक के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला, नदी रावी नदी किनारे, ठीक है। उत्खनन कर्ता एवं खोजकर्ता दयाराम साहनी 1921 में, ठीक है, पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला, ये सब मेंशन है। माधव स्वरूप वत्स और 1926 ईस्वी, व्हीलर 1946, ठीक है। प्राप्त वस्तुएं हम देखेंगे हड़प्पा में तो वे है आपको R37 कब्रिस्तान, स्वास्तिक चिन्ह, विदेशी की कब्र, इक्का गाड़ी, श्रृंगार पेटिका, अन्नगार, स्टैचू ऑफ प्रीस्ट, पुजारी की प्रतिमा, स्टैचू ऑफ प्रीस्ट किसे बोलते हैं, पुजारी की प्रतिमा को, बुने हुए कपड़े, पुरुष की खोपड़ी, शंख के 3 छल्ले, जैस्पर के मनके एवं आभूषण, ठीक है, जैस्पर के मनके एवं आभूषण। अब हम लोग देखेंगे इसका विवरण देखेंगे, ठीक है, देखेंगे विवरण। मुख्य सड़कें औसतन 8 से 10 मीटर चौड़ी होती थी, है ना, एवं नालियां जो थी ग्रिड पद्धति में थी। 6 से 6 की 2 पंक्तियों में कुल 12 अन्नगार मिले, जिसका कुल क्षेत्रफल, है ना, 2745 वर्ग मील से अधिक है। अन्नगार के समीप 2 कमरों के बैरक मिले, यहाँ शायद मजदूर रहते थे। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा मिला, जिसे उर्वरता की देवी माना गया। यह एक आयताकार मुहर थी, चलिए आगे देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे मोहनजोदड़ो को, ठीक है, मोहनजोदड़ो को देखेंगे। एक मिनट जरा से मैं स्क्रॉल कर लूं, है ना। मोहनजोदड़ो को देखेंगे जिसमें, है ना, पाक के सिंध प्रांत का लड़काना जिला और नदी स्थिति, मोहनजोदड़ो को देखेंगे तो इसकी स्थिति पाक के सिंध प्रांत का है ना, का लड़काना जिला। नदी देखेंगे तो सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो, ठीक है। वहीं हड़प्पा को देखेंगे, है ना, तो ये रावी नदी के किनारे स्थित था, ठीक है ना। चलिए देखेंगे मोहनजोदड़ो को, है ना। उत्खननकर्ता एवं खोजकर्ता रखालदास बनर्जी 1922 में, मैके 1927 ईस्वी में, व्हीलर 1930 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे मोहनजोदड़ो से प्राप्त वस्तुएं एवं खोज। जलापूर्ति के लिए कुआं, सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से, है ना, सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं जो कपास के बने होते हैं। स्नानागार, ग्रेट बाथ मिला है। वृषभ युक्त मुद्रा या नर्तकी की कांस्य मूर्ति, ये मोहनजोदड़ो से मिली है ना। नग्न हाथ में चूड़ियां, है ना। मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिली है जिस पर आदि शिव 3 मुख वाले देवता का चित्र मिला, जिसे सर जॉन मार्शल ने पशुपतिनाथ का। असेंबली हॉल यानी सभा भवन, आयताकार भवन, पुरोहित आवास, ग्रेट ग्रेनरी, विशाल स्नानागार, यही वहां से हमें प्राप्त हुए हैं। चलिए अब हम लोग विवरण में देखेंगे। विवरण में है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो सिंध के बाग या नखलिस्तान में है, जिसका अर्थ मृतकों का टीला है। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। यह विशाल स्नानागार है, यानी आयताकार जलाशय है। यह 11.88 मीटर लंबा है। यह स्नानागार जो है 11.88 मीटर लंबा है एवं 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। 2.42 मीटर गहरा है, 43 मीटर गहरा है ना। स्नानागार में गिरी पुष्पक या जिप्सम को प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाने का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। स्नानागार में गिरी पुष्पक या जिप्सम को प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाने का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। इसके उत्तर एवं दक्षिण में देखेंगे, इसके उत्तर एवं दक्षिण में पकी हुई पतली ईंटों से बनी सीढ़ियां बनी हुई हैं एवं इसके उत्तर दक्षिण में कपड़े बदलने के 6 कक्ष बने हैं। यहाँ की सबसे बड़ी इमारत ग्रेट ग्रेनरी है। यह पूर्व से पश्चिम 5.72 मीटर लंबा तथा उत्तर से दक्षिण 22.86 मीटर चौड़ा था।
चलिए अगला देखेंगे लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है और ये भोगवा नदी किनारे स्थित है। ठीक है, नदी आपको भोगवा नदी देखने को मिलेगी। खोजकर्ता और देखेंगे एस आर राव 1953 से 54 ईस्वी। वही देखेंगे प्राप्त साक्ष्य हाथी दांत का पैमाने घोड़े की मृण मूर्तियां है ना, लोथल से प्राप्त हुई है घोड़े की मृण मूर्तियां। ठीक है ना। फारस की मुहर, शतरंज के साक्ष्य, पतन यानी पोर्ट, बंदरगाह, अग्निवेदिकाएं, औतल चकियां, चावल की भूसी, नाव का चित्र प्राप्त हुआ है। चावल का भूसी, नाव का चित्र, अग्निवेदिका, औतल चकिया है ना, शतरंज के साक्ष्य, पतन यानी बंदरगाह, फारस की मुहर। ठीक है, हाथी दांत के पैमाने, घोड़े की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे इसी का। एक व्यापारिक नगर था, ये जो था एक व्यापारिक नगर था गोदीवाड़ा डॉकयार्ड 1957 ईस्वी में मिला, जो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी कृति है। सागर तट पर स्थित लोथल नगर पश्चिमी एशिया मेसोपोटामिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था, है ना। सागर तट पर स्थित लोथल नगर पश्चिमी एशिया यानी मेसोपोटामिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। यह कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। साबरमती की सहायक नदी भोगवा के किनारे स्थित, यह साबरमती की सहायक नदी भोगवा के किनारे स्थित, देखेंगे इसको। चलिए आगे देखिए धौलावीरा को देखेंगे। ठीक है, धौलावीरा की स्थिति देखेंगे तो ये गुजरात का कच्छ जिला है। नदी देखेंगे तो मंसार है। धौलावीरा नदी देखेंगे धौलावीरा की तो ये नदी मंसार है। देखेंगे जेपी जोशी खोजकर्ता 1967 से 68, रविंद्र सिंह विशिष्ट 1990 से 91 में। ठीक है, देखेंगे प्राप्त साक्ष्य यह नगर 3 भागों में है ना, एकमात्र यही जो है धौलावीरा, यह नगर 3 भागों में विभाजित है ना। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। देखेंगे पूर्व, मध्य, पश्चिम भाग में विभाजित था। 73 मीटर लंबा जलाशय, शैलकृत जलकुंड, स्टेडियम, 16 कृत्रिम जलाशय, पॉलिश युक्त सूचना पट मिला है, खगोलीय वेधशाला मिला है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। कच्छ जिला के भचाऊ तालुका में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का प्राचीन और विशाल नगर है। धौलावीरा उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध था, है ना। धौलावीरा एवं लोथल की बस्तियां किलेबंद थी। धौलावीरा एवं लोथल की बस्तियां किलेबंद थी। यह 3 भागों में विभाजित है। यहाँ से ऐसे पत्थर प्राप्त हुए जिस पर हड़प्पा लिपि को बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया। धौलावीरा के निकट है ना मोरोधारी नामक हड़प्पा युग की किलेबंद बस्ती की खोज की गई है ना। चलिए आगे देखेंगे चानूदड़ो को देखेंगे, है ना। तो नवाब शाह, चानूदड़ो नवाब शाह में स्थित है। और नदी सिंधु है ना, मैके 1935 में, एनजी मजूमदार 1931। ठीक है, चलिए देखेंगे है ना। अलंकृत हाथी, खिलौना, नारी सौंदर्य प्रसाधन में लिपस्टिक एवं वक्रकार ईंटें कहाँ से मिली है? चानूदड़ो से। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह मिला है, कहाँ से मिला है? चानूदड़ो से। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। यह एक औद्योगिक नगर थी, यह जो थी एक औद्योगिक नगर थी। यहाँ से मन के सीप, अस्थियां तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर है ना मन के सीप, अस्थियां तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से झुक्कर झांगर संस्कृति के अवशेष मिले, यहाँ से झुक्कर झांगर संस्कृति के अवशेष मिले। चानूदड़ो पाक के सिंध प्रांत नवाब शाह जिले में स्थित है। चानूदड़ो जो है पाक के सिंध प्रांत नवाब शाह जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट देखेंगे कालीबंगा को देखेंगे। अब हम लोग कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में स्थित है। नदी देखेंगे तो यहाँ घग्गर है, घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, चलिए खोजकर्ता को देखेंगे। अमलानंद घोष 1951 में बीभी लाल बीके थापर 1961 में, है ना। चलिए देखेंगे प्राप्त साक्ष्य बेलनकार मोहरे, है ना। कालीबंगा से बेलनकार मोहरे, हल के निशान, युगल समाधियां, कुएं 100 के अत्यंष्टि प्रयोग, युगल समाधियां, अलंकृत ईंटों, अग्निवेदिकाएं, कपास की खेती का साक्ष्य कालीबंगा से। ऊंट की अस्थियां कालीबंगा से, है ना। अभी वर्तमान समय में देखते हैं राजस्थान में
ऊंट को, है ना, तो आप अजम्पशन करके भी लगा सकते हैं। देखेंगे भूकंप, ऊंट की अस्थियां मिली हैं, हड्डियां मतलब भूकंप, भूकंप का साक्ष्य मिला है। वर्ष में 2 फसल उगाने का साक्ष्य मिला है, कहां से, कालीबंगा से। एवं जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का अवशेष मिला है, लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का अवशेष कालीबंगा से मिला है। चलिए अब हम लोग आगे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखेंगे कालीबंगा एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है। कालीबंगा एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है, जिसका अर्थ काली चूड़ियां है, जिसका अर्थ काली चूड़ियां है। संस्कार हेतु 3 विधियां देखेंगे। संस्कार हेतु 3 विधियां पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्करण के प्रमाण मिले हैं। संस्कार हेतु 3 विधियां देखी गई हैं कालीबंगा में, जिसमें पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्करण के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से एक खोपड़ी जिसमें 6 छेद किए गए हैं, अर्थात इन लोगों को शल्य चिकित्सा का ज्ञान था। कालीबंगा से मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवी की कृति प्राप्त हुई है। यहाँ से प्राप्त बेलनाकार मोहरे इसके पश्चिमी एशिया मेसोपोटामिया से इसके व्यापारिक संबंध की पुष्टि करती है, इसके व्यापारिक संबंध की पुष्टि करती है। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण स्थलों को। ठीक है, इसमें आपको देखने को मिलेगा प्रमुख स्थल एवं स्थिति, जिसमें आपको देखने को मिलेगा नदी भी है, खोजकर्ता एवं उत्खनन, प्राप्त वस्तुएं या विवरण, प्राप्त वस्तुएं या विवरण। देखेंगे सुरकोटदा, ये कहाँ, कच्छ गुजरात में है। ठीक है, और नदी तो मेंशन नहीं है ना। सुरकोटदा कच्छ गुजरात में। खोजकर्ता जगपति जोशी 1972 से 75 ईस्वी में। प्राप्त वस्तुएं और विवरण है घोड़े की हड्डियां और मनके, सुरकोटदा से घोड़े की हड्डियां और मनके प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना। देखेंगे रंगपुर काठियावाड़ जिला गुजरात से, रंगपुर जो है काठियावाड़ जिला गुजरात, ये नदी है मादड़ नदी, यहाँ पे मादड़ नदी आपको देखने को मिलेगी। खोजकर्ता रंगनाथ राव 1953 से 54 ईस्वी में, है ना। प्राप्त वस्तुएं हैं धान की भूसी यानी कि चावल की भूसी के ढेर, कच्ची ईंटें, पौधों के अवशेष। ठीक है, कच्ची ईंटें और पौधों के अवशेष। नेक्स्ट देखेंगे कोटदीजी से सिंध प्रांत का खैरपुर, और नदी है सिंधु है, नदी सिंधु है ना। और खोजकर्ता है फजल अहमद 1953, फजल अहमद ने खोजा था 1953 में। देखेंगे साक्ष्य क्या मिले थे। वणाग्र कांस्य की चूड़ियां, वणाग्र मिला था, कांस्य की चूड़ियां, धातु के उपकरण प्राप्त हुए थे, देखेंगे आलमगीरपुर यानी मेरठ उत्तर प्रदेश, ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है, हिंडन नदी किनारे। नदी देखेंगे तो हिंडन नदी यहाँ पे, है ना। खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 56, प्राप्त वस्तुएं सिरेमिक उत्पाद और मृत भांड की मूर्तियां प्राप्त हुई है। वहीं देखेंगे हम दैमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र, दैमाबाद कहाँ है आपको, अहमदनगर महाराष्ट्र, और ये प्रवरा नदी के पास। खोजकर्ता हम देखेंगे एमएन देश पांडे 1958 से 59, है ना। प्राप्त वस्तुएं हैं तो धातु का रथ प्राप्त हुआ है ना, महाराष्ट्र। सुतकांगेडोर ये पाकिस्तान में है, और यहाँ पे दशक नदी के किनारे स्थित है, दशक नदी, है ना। और खोजकर्ता ऑरेल अस्टाइन है 1927 में। प्राप्त वस्तुएं विवरण तांबे की कुल्हाड़ी, मनुष्य की अस्थि, राख से भरा बर्तन, मकरान में समुद्र तट के किनारे। नेक्स्ट देखेंगे रोपड़ जिला पंजाब में, रोपड़ जिला पंजाब में, और सतलज नदी के किनारे। देखेंगे खोजकर्ता थे आपके यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 56, है ना। प्राप्त वस्तुएं या विवरण है कृषि, गेहूं, चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वहीं बनवाली हिसार हरियाणा से रंगोई नदी के किनारे। खोजकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 में। प्राप्त वस्तुएं हैं तिल, सरसों, जौ,
सड़क नारियल से, सेल खड़ी एवं पकाई मिट्टी के मोहरे, टेराकोटा हल प्राप्त हुए। हड़प्पा एवं पूर्व हड़प्पा संस्कृति के, ठीक है, हड़प्पा एवं पूर्व हड़प्पा संस्कृति के। देखेंगे सोतका को दक्षिणी बलूचिस्तान में है, सोतका को दक्षिणी बलूचिस्तान में। सादी कौड़ा नदी, कौन है, सादी कौड़ा नदी है ना। खोजकर्ता जॉर्ज डेल्सस 1962 में, खोजकर्ता जॉर्ज डेल्सस 1962 में है ना। प्राप्त वस्तुएं परिपक्व बस्ती एवं विलासिता के सामान का व्यापार होता था। परिपक्व वस्तु एवं बस्ती एवं विलासिता के सामान का व्यापार होता था। देखेंगे राखी गढ़ी हिसार हरियाणा में, राखी गढ़ी कहाँ है, हिसार हरियाणा में, घाघरा नदी के किनारे, घाघरा नदी के किनारे। नदी देखेंगे यहाँ पे तो घाघरा नदी है ना। रफीक मुगल अमरेंद्र नाथ है ना, 1997 से 99, दो लोगों का नाम मिलेगा, रफीक मुगल और अमरेंद्र नाथ, ठीक है। प्राप्त साक्ष्य चबूतरे पर बनी अग्नि वेदिका, चबूतरे पर बनी अग्नि वेदिका मिट्टी के मन के सबसे बड़ा स्थल, मिट्टी के मन के यानी सबसे बड़ा स्थल। देसलपुर कच्छ गुजरात से, देसलपुर कच्छ गुजरात से। बामू चेला नदी देखेंगे यहाँ है ना। खोजकर्ता 1963 से 64 ईस्वी में MK ढाके, PP पांडे, KV सुंदरन है ना। प्राप्त साक्ष्य विशाल दीवारों वाला भवन जिसमें छज्जे वाले कमरे मिले, जिसमें छज्जे वाले कमरे मिले। कुणाल हरियाणा, ये हरियाणा में है। और रावी नदी यहाँ देखने को मिलता है। खोजकर्ता श्री JS खत्री, श्री M आचार्य, ठीक है। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य है चांदी के 2 मुकुट मिले हैं, चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। आगे देखेंगे रोजड़ी सौराष्ट्र गुजरात में, रोजड़ी कहाँ है, सौराष्ट्र गुजरात में। भादर नदी यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा, भादर नदी, ठीक है। 1982 से 95 ईस्वी तक 7 बार इसका उत्खनन किया गया है, ठीक है। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य है मुकुट, गेहूं के साक्ष्य, मुकुट गेहूं के साक्ष्य, ठीक है। मिताथल भिवानी हरियाणा, मिताथल भिवानी हरियाणा। नदी देखेंगे चौटांग एवं यमुना के मध्य, चौटांग एवं यमुना के मध्य है ना। खोजकर्ता सूरजभान 1968 ईस्वी, 1968 ईस्वी है ना। प्राप्त साक्ष्य चांदी के आभूषण एवं बर्तन, लंबी सुराहियां, चांदी के आभूषण एवं बर्तन, लंबी सुराहियां, ठीक है। मांडा जम्मू कश्मीर में है, कहाँ है, मांडा जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी के किनारे स्थित है ना। खोजकर्ता JP जोशी 1976 से 77 है ना। वहीं बालाकोट पाकिस्तान में है, बालाकोट पाकिस्तान में है। जहाँ नदी देखेंगे कुन्हारा नैनसुख, कुन्हारा नैनसुख। खोजकर्ता जॉर्ज F टेल्स 1963 से 70, 1963 से 70। प्राप्त साक्ष्य बालाकोट तथा नागेश्वर संघ की वस्तुएं बनाने के लिए प्रसिद्ध थे, बालाकोट तथा नागेश्वर संघ की वस्तुएं बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। खैबर पख्तूनवा प्रांत में, खैबर पख्तूनवा प्रांत में। देखेंगे हुल्लास सहारनपुर उत्तर प्रदेश, हुल्लास जो है सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है ना। नदी का नाम मेंशन नहीं है। खोजकर्ता श्री शंकराचार्य है ना। प्राप्त साहित्य मेंशन नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे, बहुत थोड़ा सा है ना, अब खत्म ही होगा। चलिए हम लोग आगे देखेंगे है ना। नोट में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम नगर का विकास 4700 वर्ष पहले हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम नगर का विकास 4700 वर्ष पहले हुआ था। देखेंगे नोट में सिंधु सभ्यता में हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन हुआ था। सिंधु, एक मिनट में फॉन्ट बड़ा कर लूं, सॉरी है ना। सिंधु सभ्यता में हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन हुआ था। सिंधु सभ्यता में हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन हुआ था है ना। उत्खनन हुआ 1921 ईस्वी में, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा स्थल से भारतीय उपमहाद्वीप में 2000 से अधिक स्थलों की खोज की जा चुकी है, जिसमें से लगभग 2/3 बस्तियां सरस्वती बेसिन में है तथा इसके अधिकांश स्थल गुजरात लगभग 2000 में है ना। इस काल में देवताओं की मूर्तियां प्राप्त हुई, लेकिन मंदिर बनाना आरंभ नहीं हुए थे है ना। अब हम लोग देखेंगे पिंक बॉक्स में क्या है, ठीक है। थोड़ा सा ये मैं जब फोटो ले रही थी तो ये फ्रेश नहीं आया था, लेकिन मैं आप लोग को बताऊंगी बुक से पढ़ करके, ठीक है। सॉरी, देखेंगे यहाँ पे आपको मेंशन है, मेंशन में है यहाँ पे नोट फेयंस है, ये है आपको फेयंस मेंशन है यहाँ पे, फेयंस, ठीक है। फेयंस घिसी हुई रेत यानी बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ था। फेयंस जो था ना, फेयंस, फेयंस,
ठीक है। फ्यूज जो था घिसी हुई रेत, बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ था। ठीक है। आगे देखेंगे, सिंधु घाटी में घरों के दरवाजे में मुख्य मार्ग पर न खुलकर, सिंधु घाटी में घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों में, केवल लोथल को देखेंगे, एक मिनट में लिख दे रही हूँ, मेरा भी पेन फंक्शन नहीं कर रहा है ना। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और अन्य प्रमुख नगर पक्की ईंटों से पूर्णतः बने थे, जबकि कालीबंगा और रंगपुर, है ना, रंगपुर कच्ची ईंटों के बने थे। ध्यान रहे, कालीबंगा और रंगपुर कच्ची ईंटों के बने थे और इन ईंटों का आकार 4x2x1 होता था, है ना, ये याद रखेंगे, 4x2x1 होता था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला, हड़प्पा सभ्यता की पहली पहली खगोलीय वेधशाला धौलावीरा में पाई गई थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, रंगपुरा स्थल गुजरात के काठियावाड़ जिले में है ना, गुजरात के काठियावाड़ जिले में है। ठीक है। जहां से चावल के दाने के साक्ष्य मिले हैं, जहां से चावल के दाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। देखेंगे दधेरी, यहाँ पे आपको दधेरी है, दधेरी परवर्ती हड़प्पीय स्थल है। दधेरी जो है परवर्ती हड़प्पा स्थल है, जो पंजाब प्रांत के लुधियाना में स्थित है। यह जो स्थल है चित्रित धूसर मृदभांड काल से संबंधित माना जाता है। यह स्थल चित्रित धूसर मृदभांड काल से संबंधित माना जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सिनौली सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल है। सिनौली जो है, सिनौली सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल है, जो उत्तर प्रदेश के राज्य में स्थित है तथा पीलीबंगा राजस्थान में स्थित है। पीलीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। सिंधौली सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल है, ध्यान रहे, जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, अफगानिस्तान। ठीक है। अफगानिस्तान में स्थित सुर्तगई, है ना, मुंडी गाक हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थल है। सुर्तगोई उत्तरी अफगानिस्तान में कोकचा और अक्सस नदी के संगम पर स्थित है। सिंधु सभ्यता के लोगों को भाव चित्रात्मक लिपि का ज्ञान था। यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसे, है ना, इसे हम क्या बोलते थे, कौन सी लिपि बोलते थे, जस्ट फ्यू सेकेंड, हाँ, गौमूत्राक्षर लिपि बोलते थे। इसे हम लोग गौमूत्राक्षर लिपि बोलते थे, है ना, भी कहा जाता था। इसमें 375 से 400 भाव मिलते हैं और इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। सिंधुवासी यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। सिंधुवासी यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी का उपयोग करते थे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सिंधु सभ्यता में समाज संभवतः 4 वर्णों में विभाजित था। सिंधु सभ्यता में समाज संभवतः 4 वर्णों में विभाजित था। एक था पुरोहित वर्ग, दूसरा था आपका व्यापारी वर्ग, तीसरा था किसान वर्ग, चौथा था श्रमिक वर्ग। चौथा क्या था? श्रमिक वर्ग। देखेंगे सिंधु सभ्यता में शांति प्रिय लोग रहते थे, क्योंकि यहाँ अत्यंत कम मात्रा में हथियार मिले हैं, है ना, ऐसा कहा गया है खोजकर्ताओं के द्वारा। तलवार से परिचित नहीं थे, ध्यान रहे, सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। यहाँ लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ये कांस्य यानी तांबा प्लस टीन का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांस्य और तांबा का प्रयोग करते थे। आप इससे पहले जो टॉपिक पढ़ रहे थे वहां पे तांबे का प्रयोग मिला है, ठीक है ना। सबसे पहले हस्त कुठार बनाया गया था, ठीक है ना। चलिए देखेंगे अपना अगला पॉइंट, इस सभ्यता में सोने एवं चांदी का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सोने एवं चांदी का प्रयोग करते थे, क्योंकि यहाँ पुरुष एवं महिलाएं जौहरात पहनते थे, पुरुष और महिलाएं दोनों जौहरात पहनते थे, है ना। एक मिनट मैं बुक में देख लेती हूँ। और श्रृंगार भी ये करते थे, और ये श्रृंगार भी करते थे, है ना। अब देखेंगे ये मनोरंजन के लिए क्या करते थे। सॉरी, बुक में भी ये मिटा हुआ है, तो ये जो इसका एक कीवर्ड होता है ना, वो मेरे से भी नहीं पढ़ा रहा है, बुक में मिटा हुआ है, तो मैं इस पे जो कोस्ट में जो नेम मेंशन है ना, मैं उसको पढ़ूंगी, ठीक है। मनोरंजन के लिए पशु पक्षियों की लड़ाई करवाना, है ना, मनोरंजन के लिए पशु पक्षियों की लड़ाई करवाना, है ना, एवं शतरंज खेलना, शिकार करना एवं मछली पकड़ना इनके प्रिय खेल थे।
इनके प्रिय खेल थे। आगे देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के घर एक या दो मंजिल के होते थे। सिंधु घाटी के सभ्यता के घर एक या दो मंजिल के होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। काले रंग की आकृति पर चित्रित लाल मृत भांड सिंधु सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों का पति की पूजा एवं वृक्ष पूजा, है ना, और क्या चीज की पूजा करते थे, एक मिनट, लिंग की पूजा, योनि की पूजा, मातृ देवी की उपासना में विश्वास रखते थे तथा इन्हें, है ना, व्यायाम एवं योग का भी ज्ञान था। इन्हें ध्यान एवं योग का भी ज्ञान था। आगे देखेंगे सिंधुवासी घोड़े से अपरिचित थे, है ना, सिंधुवासी घोड़े से अपरिचित थे, परंतु इसके बारे में विद्वानों में मतभेद है ना। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु सभ्यता में मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार थे। सिंधु सभ्यता में मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार थे क्योंकि बड़ी मात्रा में मातृ देवियों की मूर्ति प्राप्त हुई है, आगे देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर, है ना, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर सेल खड़ी के मोहरे बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर पशु पक्षियों, वृषभ, महिषी, हाथी, गैंडा, व्याघ्र, बंदर, मछली, है ना, देखेंगे और क्या चीज मेंशन था, है ना, तो ये आपका है भेड़, बतख आदि का आकलन मिलता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपतिनाथ की मोहर पर गैंडा, भैंस, हाथी और बाघ को दर्शाया गया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपतिनाथ की मोहर पर गैंडा, भैंस, हाथी और बाघ को दर्शाया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में पीपल के वृक्ष की आकृति मिलती है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में पीपल के वृक्ष की आकृति मिलती है। फर्स्ट देखेंगे मोहरों पर एक श्रृंगी, सबसे ज्यादा एक श्रृंगी वाली आकृति है। मोहरों पर एक श्रृंगी वाली आकृति है, यानी सबसे ज्यादा है। दूसरा देखेंगे पशुओं में कुबड़ वाली सांड जो ज्यादा पूजनीय था, ये मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे सिंधु सभ्यता में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। सिंधु सभ्यता में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी क्योंकि यहाँ से गेहूं, सरसों, चना, मटर, रागी प्रमुख फसलें थी। क्योंकि यहाँ से गेहूं, सरसों, चना, मटर, रागी प्रमुख फसलें थी। सिंधु सभ्यता में पशुपालन होता था परंतु सिंधुवासी शेर से परिचित नहीं थे। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, है ना, सिर्फ पूछेगा सिंधुवासी शेर से परिचित थे तो नहीं, इसमें ये सब जानवर है ना, अभी क्वेश्चन आउटडेटेड हो गया है, बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो अब जो मेंशन नहीं है ना उसको पूछता है, तो आप लोग उसको ध्यान में रखेंगे, है ना, जैसे शेर से परिचित नहीं थे। चलिए आगे देखेंगे सिंधु सभ्यता में सिंचाई के साधनों का विकास होने लगा था। सिंधु सभ्यता में सिंचाई के साधनों का विकास होने लग गया था। अफगानिस्तान में देखेंगे अफगानिस्तान में सोर्तघई जो है, अफगानिस्तान में सोर्तघई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। ठीक है, देखेंगे अगला है आपका पॉइंट सैंधववासी जो थे, है ना, वृक्षों की छाल सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। वृक्षों की छाल से, है ना, वृक्षों की छाल का और फिर सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ कपास की खेती होती थी। ये लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते थे। देखेंगे पिंक बॉक्स को, मेहरगढ़ में कपास की खेती की शुरुआत लगभग 7000 वर्ष से पहले से हुई थी। मेहरगढ़ में कपास की खेती की शुरुआत लगभग, है ना, 7000 वर्ष से पहले हुई थी। आगे देखेंगे मुद्रा व्यवस्था प्रचलन में नहीं थी तो व्यापार वस्तु विनिमय से किया जाता व्यापार वाणिज्य उन्नत दशा में था। वहीं अब हम बाट को देखेंगे, है ना, देखेंगे बाट को, है ना, इधर है विनियमन बाटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। ये सामान्यतः घनाकार होते थे, है ना, ये सामान्यतः कैसे होते थे, घनाकार। इन बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी,
इन बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों और मानकों को तौलने के लिए किया जाता था, है ना। देखेंगे जो हमारे बाट जो थे सामान्यतः चार्ट नामक पत्थर से निर्मित है। ये जो बाट है सामान्यतः चार्ट नामक पत्थर से निर्मित होते थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे, है ना, बस थोड़ा सा बचा है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 5वीं 6वीं शताब्दी BCE में हिंदू पुराने फारसी शब्द का उपयोग किया जाता था। सबसे पहले ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले को हिंदू नाम दिया, है ना, रहने वाले को हिंदू नाम। देखेंगे हम लोग विदेशी व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता में, है ना, हम लोग देखेंगे विदेशी व्यापार को। तो टीन, गोमेद और सोना को देखेंगे। टीन अफगान ईरान, गोमेद सौराष्ट्र, सोना कर्नाटक अफगान ईरान। तांबा को देखेंगे विदेशी व्यापार के मामले में, तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान, वहीं चांदी अफगानिस्तान ईरान, सीसा ईरान राजस्थान से। फिर से देखेंगे टीन जो अफगान ईरान से आता था, गोमेद सौराष्ट्र से, सोना कर्नाटक अफगान ईरान से, तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान से आता था, वहीं चांदी अफगानिस्तान ईरान से आता था, सीसा ईरान, है ना, और राजस्थान से आता था। ये सीसा को जरूर याद रखेंगे, ठीक है। तांबा तो बाकी सारी चीजें तो याद ही रहता है। चलिए आगे देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण। सभ्यता के नगरों के पतन की शुरुआत लगभग 3900 वर्ष पहले हुई, है ना। देखेंगे फर्स्ट पर्सन को, गार्डन चाइल्ड एवं मार्टिमर व्हीलर, आर्यों का आक्रमण कहते हैं, आर्यों का आक्रमण हुआ। वहीं दूसरे SR राव और सर जॉन मार्शल एवं मैके बाढ़ का कारण बताते हैं। थर्ड देखेंगे सर जॉन मार्शल, है ना, सर जॉन मार्शल जो है प्रशासनिक स्थिरता वजह देते हैं, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में। वहीं चौथा देखेंगे हम लोग अमलानंद घोष क्या कहते हैं, जलवायु परिवर्तन को वजह बताते हैं। वहीं 5वें नंबर पे देखेंगे आपको UR कैनेडी जो है ये प्राकृतिक आपदा रीजन बताते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का, ठीक है। वहीं 6ठे नंबर पे देखेंगे माधव स्वरूप वत्स जो है ये नदियों के रुख बदलने से, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का वजह बताते हैं। वहीं IIT खड़गपुर 9 वर्षों तक 9 के बराबर वर्षा होने का वजह देती है। IIT जो खड़गपुर है 9 वर्षों तक 9 के बराबर वर्षा होने का वजह देता है। और पता है ये BPSC PYQ में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप लोग ना इसको याद कर लेंगे, ठीक है। और ये भी जितना भी पिंक बॉक्स है ना और पिंक कलर से हाईलाइट किया गया वो बहुत अच्छा है। और एक इस बुक की खासियत है ना, इसको पढ़ लेने के बाद ना आपको मतलब ये टॉपिक कहीं और देखने की जरूरत ही नहीं है। चलिए टेराकोटा को देखेंगे, एक कला जिसमें मिट्टी की मूर्तियों को आग से पकाकर बनाया जाता था। टेराकोटा जो था एक कला था जिसमें मिट्टी की मूर्तियों को आग से पकाकर बनाया जाता था। इसके उदाहरण चंद्रकेतुगढ़ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। टेराकोटा का उदाहरण है ना कहाँ से मिला है, चंद्रकेतुगढ़ से प्राप्त हुआ है। वहीं देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु मोहरे हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु हमारी मोहरे हैं। देखेंगे नोट में पिंक बॉक्स को, दैमाबाद का उत्खनन SR राव एवं MA साली ने भी किया था, ठीक है। दैमाबाद का उत्खनन SR राव 1975 से 76 एवं MA साली 1978 से 79 में किया था, ठीक है। चलिए थैंक यू, है ना। और कहीं कहीं आप लोग को ब्लर जो दिख रहा होगा ना, मेरे फोटो क्लिक करने में PDF बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, मैं बहुत अच्छे से, है ना, कैप्चर करते हूँ। ये थोड़ा बुक में ही सर इतने लो क्वालिटी का पेपर यूज किए हैं, है ना, थोड़ा सा उनको बेशक 100 रुपया अधिक ले लेते लेकिन पेज की क्वालिटी अच्छी देनी चाहिए। कंटेंट बहुत अच्छा है ना, लेकिन पेपर क्वालिटी इतनी थर्ड क्लास है ना कि मैं बता नहीं सकती। जो हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना लगता है कि वही यूज कर दिया गया है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग को जो चाहिए वो मिल जा रहा है, इतना काफ़ी है ना। चलिए और एक चीज़ और देखेंगे कि अगर हड़प्पा सभ्यता हम लोग यहाँ से पढ़े हैं ना, इसके अलावा कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग इतना पढ़ लिए सफिशिएंट है, क्योंकि मैं भी पढ़ती हूँ तो मुझे भी लगता है कि कुछ चीज़ें यहाँ से उठाओ कुछ चीज़ें वहाँ से उठाओ फिर
कॉपी पेस्ट करो, चिपकाओ, है ना। ये एक बुक काफ़ी है ना। तो आप लोग लेक्चर अच्छे से सुनिए। थोड़ा बेशक लंबा वीडियो है, इसके लिए सॉरी, है ना। सॉरी मतलब कि कहीं कहीं मैं कुछ ज़्यादा ही बार बार एक ही वर्ड को बता देती हूँ कि ऐसा लगता है कि मुझे कहीं किसी से ये एग्ज़ाम में ना छूट जाए, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसका ध्यान रखेंगे, है ना। और चलिए मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम से वीडियो 40 मिनट से ज़्यादा का ना हो, नहीं तो होता है ना कि मैं खुद भी इरिटेट हो जाती हूँ लंबे वीडियो हो जाने पे। चलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।